6 सदियों तक कायम रहने वाली सल्तनत उस्मानिया का जिक्र तारीख के सुनहरी और आँख में एक दरख्शंदा सितारे की तरह जगमगाता है। ये वो सल्तनत थी जिसने न सिर्फ मशरिक व मगरब के सियासी नक्शे को बदल दिया, बल्कि अदलो इंसाफ, इल्मो हिकमत और तहजीब व तमद्दुन की ऐसी मिसालें कायम की जो आज भी तारीख दानों को हैरान कर देती हैं। ये महज एक सल्तनत नहीं थी, बल्कि उम्रत मुस्लिमा की अजमत की अलामत थी। उस्मानियों के ज़ेरे नगें जब यूरोप के दरवाजे कांपते थे और मशरिक के मैदानों में अजानों की गूंज सुनाई देती थी, तो दुनिया ने पहली बार ये जाना कि किस तरह ईमान, हौसला और क़यादत के इम्तिजाज से एक छोटा सा कबीला दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में ढल सकता है। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद अर्तुगरुल गाजी और उनके फर्जंद उस्मान गाजी ने रखी, लेकिन इसकी शाखें आगे चलकर सुलेमान कानूनी जैसे बादशाहों तक पहुंची, जिन्होंने यूरोप के क़ल्ब तक अपने परचम लहरा दिए। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये सदियों के ईसार, कुर्बानी और जद्द मुसलसल का नतीजा था। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब वस्ती एशिया की वसी व अरीज़ वादियों में तुर्क कबाइल आबाद थे। इन कबाइल की ज़िंदगी खाना बदूशी पर मुश्तमिल थी। सख्त मौसम, मुसलसल जंगें और मंगोलों के बढ़ते हुए हमलों ने उन्हें बेसुकून कर दिया था। इन्हीं हालात में एक कबीला काई कहलाता था, जिसका ताल्लुक ओगूस तुर्कों से था। काई कबीला बहादुरी और अजीमत में मशहूर था, लेकिन मुसलसल जंगों और हमलों ने उन्हें अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे, जो अपनी दूर अंदेशी और क़यादत की वजह से मशहूर थे। उन्हीं की क़यादत में कबीला अपनी पुरानी वादियों को छोड़कर एक नई ज़मीन की तलाश में निकला। ये सफ़र आसान न था। बीवी, बच्चे, बूढ़े और जवान सब एक लंबे काफ़िले की सूरत में चल रहे थे। कभी दरियाओं को अबूर करना पड़ता, कभी पहाड़ों को पार करना पड़ता और कभी दुश्मन कबाइल के हमलों का सामना करना पड़ता। कहा जाता है कि इसी हिजरत के दौरान सुलेमान शाह दरियाए फुरात के किनारे डूब गए। कबीले के लिए ये एक बड़ा सदमा था। सरदार के बगैर कबीला यतीम सा महसूस कर रहा था। ऐसे हालात में कबीला 2 हिस्सों में बंट गया। एक गिरोह वापस मशरिक की तरफ लौट गया, जबकि दूसरा गिरोह अनातोलिया की सरजमीन की तरफ बढ़ता रहा। इन्हीं में अर्तुगरुल गाजी भी थे, जो उस वक्त जवान और पुरज़्म थे। अर्तुगरुल ने अपने बाप की जगह कबीले की क़यादत संभाली और साबित किया कि वो न सिर्फ एक बहादुर जंगजू हैं, बल्कि एक मुदब्बिर रहनुमा भी हैं। अनातोलिया उस वक्त सल्जूकियों के ज़ेरे असर था, लेकिन अंदरूनी खलफशार और मंगोलों के दबाव ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था। अर्तुगरुल ने अपने कबीले को सल्जूकी सुल्तान की सरपरस्ती में ले आया। ये फैसला अर्तुगरुल की सियासी बसीरत की अलामत था, क्योंकि सल्जूकी सुल्तान ने उन्हें अनातोलिया में ज़मीन दी और उन्हें दुश्मनों के खिलाफ अपनी फ़ौज का बाजू बनाने का मौका दिया। यही वो लम्हा था जब काई कबीले की तकदीर बदलने लगी। अर्तुगरुल न सिर्फ अपने कबीले की हिफाजत कर रहे थे, बल्कि उनकी जंगी सलाहियतों ने अर्द गिर्द के इलाकों में भी नाम पैदा कर लिया। उन्होंने बाज़ंतीनी लश्करों के खिलाफ कई कामयाब लड़ाइयाँ लड़ीं। उनकी बहादुरी और हिकमत अमली ने दुश्मनों को हैरान कर दिया। अर्तुगरुल की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि वो जंग को महज ताकत के बल पर नहीं लड़ते थे, बल्कि हिकमत अमली और ईमान को साथ लेकर चलते थे। वो अपने साथियों को यकीन दिलाते थे कि ये जंगें सिर्फ ज़मीन या माल के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम की बका और मजलूमों की हिफाजत के लिए हैं। यही था वो ज़माना जब अर्तुगरुल के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये वो लम्हा था जो आने वाली तारीख को बदलने वाला था। अर्तुगरुल अपने बेटे को महज एक फर्जंद की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उसे मुस्तकबिल के रहनुमा की नज़र से परखते थे। उन्होंने उस्मान की परवरिश निहायत गैर मामूली अंदाज में की। बचपन से ही उस्मान को बहादुरी, अदल और ईमान की तालीम दी गई। अर्तुगरुल की सोहबत ने उस्मान के किरदार को वो मजबूती बख्शी जिसने आगे चलकर एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखनी थी। अर्तुगरुल ने अपनी ज़िंदगी में काई कबीले को एक मुंतशिर गिरोह से निकालकर एक मुनज़्ज़म और बाइज़्ज़त नौम बना दिया। वो जानते थे कि उनके बाद क़यादत का बोझ उस्मान के कंधों पर आएगा, इसलिए वो हर मौके पर अपने बेटे को अमली तरबियत देते, कभी दुश्मन के खिलाफ मार्के में, कभी कबीले के फैसलों में और कभी आम जिंदगी की मुश्किलात में। उस्मान हमेशा अपने वालिद के साथ रहते और सीखते। यही वो ज़माना था जब सल्जूकियों की ताकत कमज़ोर पड़ रही थी, मंगोलों का दबाव बढ़ता जा रहा था और बाज़ंतीनी सल्तनत अपनी पुरानी अज़मत खो चुकी थी।
ارطغرل نے ان حالات کو ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے قبیلے کو مضبوط بنایا اور دشمنوں کے خلاف کامیاب فتوحات حاصل کی۔ انہی کامیابیوں کی بنیاد پر سلجوقی سلطان نے ارطغرل کو اور زمینیں عطا کیں اور ان کے قبیلے کو مزید خود مختاری ملنے لگی۔ یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور عثمان جوان ہوتے گئے۔ عثمان نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مزید علاقے فتح کیے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ نہ صرف ایک بہادر سپاہی تھے بلکہ ایک عادل حکمران بھی تھے۔ وہ قبیلے کے فیصلے مشورے سے کرتے، مظلوموں کی مدد کرتے اور قبیلے کے ہر فرد کو اپنے خاندان کا حصہ سمجھتے تھے۔ عثمان کی شخصیت میں ایک ایسا کشش تھا جو لوگوں کو ان کی طرف کھینچتا تھا۔ انہی خصوصیات نے قائی قبیلے کو دیگر ترک قبائل سے ممتاز کر دیا۔ یوں ارطغرل کی قیادت اور عثمان کی جوانی نے وہ بنیاد رکھی جس پر آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کا شاندار محل کھڑا ہونا تھا۔ یہ کہانی صرف قبیلوں کی ہجرت یا جنگوں کی نہیں بلکہ قربانی، قیادت اور ایمان کی ہے جس نے دنیا کی سب سے طویل اور عظیم سلطنت کو جنم دیا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد قبیلے کی قیادت عثمان کے سپرد ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک چھوٹے قبیلے کا نوجوان سردار آنے والی صدیوں کی تقدیر لکھنے جا رہا تھا۔ عثمان نے قیادت سنبھالتے ہی اپنی نگاہیں دور تک گاڑ دیں۔ انہوں نے جانا کہ صرف قائی قبیلے کو بچانا کافی نہیں بلکہ انہیں ایک نئی ریاست قائم کرنی ہوگی جو مظلوموں کا سہارا اور دشمنوں کے لیے رعب کا نشان ہو۔ عثمان کا پہلا چیلنج بازنطینی سلطنت تھی جو قائی قبیلے کے قریب موجود علاقوں پر قابض تھی۔ بازنطینی حکمران ترک قبائل کو ہمیشہ ایک خطرہ سمجھتے اور موقع ملتے ہی ان پر حملہ آور ہوتے۔ عثمان نے فیصلہ کیا کہ وہ دفاعی جنگوں سے آگے بڑھ کر حملہ آور بنیں گے۔ انہوں نے قبیلے کے جوانوں کو جمع کیا، ان کی تربیت کی اور چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر دشمن کے خلاف منظم حکمت عملی تیار کی۔ پہلی بڑی کامیابی تب ملی جب انہوں نے ایک بازنطینی قلعہ فتح کیا۔ اس فتح نے ترک قبائل میں نئی روح پھونک دی۔ عثمان کی بہادری اور حکمت عملی نے دشمنوں کو حیران کر دیا اور ترک قبائل آہستہ آہستہ عثمان کی قیادت کے نیچے جمع ہونے لگے۔ عثمانی ریاست کی بنیاد پڑ چکی تھی لیکن اس کا سفر آسان نہ تھا۔ دشمن اطراف میں منظم تھے۔ بازنطینی سلطنت اپنی کمزوریوں کے باوجود ترکوں کے لیے ایک بڑا خطرہ تھی اور منگولوں کے دستے بھی کبھی کبھار اناطولیہ پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ایسے حالات میں عثمان نے نہ صرف جنگی فتوحات حاصل کیں بلکہ ایک منظم نظام بھی قائم کیا۔ انہوں نے فوج کو قبیلے کے بجائے ریاست کا حصہ بنایا، عدل کو قبیلے کی روایت سے بڑھا کر ریاستی قانون کی بنیاد بنایا اور سب سے بڑھ کر لوگوں کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحد کیا۔ عثمان کے بعد ان کے بیٹے اور جانشینوں نے سلطنت کو مزید وسعت دی اور خان غازی نے ریاست کو باقاعدہ سلطنت کی شکل دی۔ انہوں نے فوج کو مضبوط کیا، نئے قوانین نافذ کیے اور سب سے بڑھ کر قسطنطنیہ کے گرد پھیلتے بازنطینی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ عثمان کے زحم کو حقیقت بنانے میں اورخان غازی نے اہم کردار ادا کیا۔ پھر آیا مراد اول کا دور جس نے سلطنت کو بلقان تک پہنچا دیا۔ انہوں نے پہلی بار یورپ کے دروازے کھٹکھٹائے اور ترک لشکر کو بلقان کی وادیوں تک لے گئے۔ کوسوو کی جنگ نے ترکوں کو نئی پہچان دی۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ نے پہلی بار سنجیدگی سے عثمانیوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھا۔ مراد اول کی شہادت نے ترکوں کو مزید متحد کیا اور ان کے بیٹے بایزید یلدرم نے قیادت سنبھالی۔ بایزید بجلی کی رفتار سے دشمنوں پر حملہ آور ہوتے تھے، اسی وجہ سے انہیں یلدرم کہا گیا، یعنی بجلی۔ انہوں نے اناطولیہ اور بلقان دونوں میں فتوحات حاصل کی، لیکن قسمت نے ایک سخت امتحان ان کے لیے رکھا تھا۔ تیمور لنگ کے ساتھ ان کی جنگ سلطنت کے لیے بھاری ثابت ہوئی۔ جنگ انقرہ میں عثمانی لشکر کو شکست ہوئی اور بایزید قید ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت بکھرنے کے دہانے پر آ گئی۔ ترک قبائل میں دوبارہ انتشار پیدا ہوا اور دشمنوں نے موقع پا کر حملے شروع کر دیے، لیکن یہ بحران بھی عارضی ثابت ہوا۔ جلد ہی عثمانی دوبارہ متحد ہوئے اور سلطنت نے اپنی کھوئی ہوئی طاقت بحال کر لی۔ پھر آیا محمد فاتح کا دور، وہی محمد جسے تاریخ فاتح قسطنطنیہ کے نام سے جانتی ہے۔ بچپن سے ہی محمد کے دل میں یہ خواب بسا دیا گیا تھا کہ ایک دن وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، وہ شہر جسے رومی سلطنت نے صدیوں سے اپنے پاس رکھا تھا اور جسے مسلمان سپہ سالار بار بار فتح کرنے کی کوشش کر کے ناکام ہو چکے تھے۔ محمد نے جب قیادت سنبھالی تو جوان اور پرجوش تھے۔ انہوں نے ایک نئی فوج تیار کی، توپ خانے کو مضبوط کیا اور بحریہ کو بھی تیار کیا۔ 1453 میں جب عثمانی لشکر نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تو دنیا حیران تھی کہ ایک نوجوان سلطان کس اعتماد سے رومیوں کے دارالحکامت کو چیلنج دے رہا ہے۔ ہفتوں کے محاصرے کے بعد بالآخر وہ دن آیا
जब उस्मानी लश्कर शहर में दाखिल हुआ, कुस्तुनतुनिया फतह हो गया और इसका नाम इस्तांबुल रखा गया। ये वो लम्हा था जिसने न सिर्फ उस्मानी सल्तनत बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को नई जिंदगी बख्शी। इस्तांबुल खिलाफत उस्मानिया का मरकज बना और दुनिया ने पहली बार ये देखा कि तुर्क एक नाकाबिले शिकस्त कुव्वत बन चुके हैं। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया मुसलसल बढ़ती गई। सुल्तान सुलेमान कानूनी के दौर में ये अपने उरूज पर पहुंची। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से उस्मानियों के ज़ेरे नगे थे। सुलेमान न सिर्फ एक अजीम फातेह थे बल्कि एक बेहतरीन कानूनदान भी थे। उन्होंने कवानीन को मुनज़्ज़म किया, अदल कायम किया और सल्तनत के हर गोशे में इंसाफ की रोशनी फैलाई। उनके दौर को सल्तनत उस्मानिया का सुनहरी दौर कहा जाता है। सल्तनत उस्मानिया सदियों तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनी रही, मगर वक्त के साथ साथ कमजोरियां भी पैदा हुईं। जब अजीम सुल्तान सुलेमान कानूनी का दौर खत्म हुआ तो उसके बाद ऐसे हुक्मरान आने लगे जिनमें ना तो वो सियासी बसीरत थी और ना ही मैदान जंग का वो हौसला। एक वक्त वो भी आया कि बादशाह महलों में सुकून और ऐशो इशरत को तरजीह देने लगे और सल्तनत के अहम मामलात वजीरों और दरबारियों के हाथों में चले गए। जहां पहले बादशाह खुद घोड़े पर सवार होकर लश्करों की क़यादत करते थे, अब वो नर्म बिस्तर और हसीन महफिलों के आदी हो गए। सल्तनत की अंदरूनी कमजोरियों में सबसे बड़ा सबब यह था कि दरबारी साजिशें बढ़ने लगीं। भाई भाई के खून के प्यासे हो गए। तख्त हासिल करने के लिए करीबी रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया गया। इन खूनी खेलों ने न सिर्फ अवाम का एतमाद तोड़ा बल्कि फौज के दिलों से भी बादशाहत की अजमत खत्म कर दी। जिन सिपाहियों ने कभी यूरोप और एशिया को फतह किया था, वही सिपाही वक्त गुजरने के साथ बागी बन गए। यानी चरी फौज जो उस्मानियों की रीढ़ की हड्डी थी, बगावत पर उतर आई। ये फौज जिसे रियासत ने तैयार किया था, एक वक्त आया कि उन्हीं के हाथों से सल्तनत को जख्म लगने लगे। दूसरी बड़ी कमजोरी ये थी कि सल्तनत ने जदीद दुनिया के बदलते हालात को कबूल करने में देर कर दी। यूरोप में नई टेक्नोलॉजी, नई ईजादात और तालीमी इदारे तरक्की कर रहे थे, मगर उस्मानी दरबार अभी तक पुरानी रवायात में कैद रहा। जहाज साजी, तोपें और बंदूकें यूरोपीय रियासतों में बेहतर हो गईं और उस्मानी अफवाज पीछे रह गईं। यही वो लम्हे थे जब यूरोप ने उस्मानियों पर दबाव डालना शुरू किया। कुछ बादशाहों ने इस्लाहात करने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी साजिशों और कमजोर फैसलों की वजह से वो इस्लाहात कामयाब न हो सकीं। कई बादशाह अपनी जान से गए, कई कैद हुए और कई को अपने ही सिपाहियों ने तख्त से उतार दिया। ये बदएतमादी और इंतशार बढ़ता गया। 19वीं सदी तक उस्मानिया सल्तनत को यूरोप का मर्दे बीमार कहा जाने लगा। यूनान, बल्गारिया और बल्कान की रियासतों में बगावतें हुईं। रूस और दीगर यूरोपीय ताकतों ने इन बगावतों को हवा दी। सल्तनत के पुराने सूबे एक एक करके आज़ाद होते गए। फिर पहली जंग अजीम का वक्त आया, जहां उस्मानियों ने जर्मनी के साथ इत्तेहाद किया। ये फैसला उनके लिए मुहलिक साबित हुआ। जंग हारने के बाद सल्तनत टूट फूट का शिकार हुई और बिलाखिर 20वीं सदी के आगाज में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया। ये सल्तनत जिसने 6 सदियों तक दुनिया पर हुकूमत की, अपनी कमजोरियों, अंदरूनी साजिशों और वक्त की ज़रूरतों को ना समझने की वजह से ख़त्म हो गई। लेकिन तारीख में इसकी शान और इसके कारनामे आज भी जिंदा हैं। हम जानते हैं कि आप इस अजीम दास्तान में मज़ीद तफसील जानना चाहते हैं, इसीलिए हम आपके लिए एक नई सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम उस्मानी सल्तनत के एक एक बादशाह की कहानी सुनाएंगे। हर हफ्ते एक हुक्मरान की जिंदगी, उसकी फतूहात, उसके फैसले और उसके दौर के हालात आपको सुनने को मिलेंगे। ये एक ऐसा सफर होगा जो आपको 700 बरस पुरानी दुनिया में ले जाएगा, जहां ताकत, सियासत, जंग और साजिशें एक साथ नजर आएंगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द हम इस तारीखी सीरीज का आगाज कर रहे हैं। अपनी राय जरूर कमेंट्स में दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अगली कहानी तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।